दिल्ली का जो चुनावी माहौल कल तक ठंडा दिख रहा था, उसमें पीएम मोदी की एंट्री से एकदम गर्मी आ गई। अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ी चुनौती सामने आ गई, क्योंकि वो तो ये मानकर चल रहे थे कि दिल्ली का चुनाव तो उनके लिए वॉकओवर है, रास्ता बिल्कुल खाली है। क्योंकि कहने के लिए बीजेपी केजरीवाल से लड़ तो रही है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास ना तो चेहरा था, ना कोई एजेंडा था, ना कोई मुद्दा था। ऐसे में केजरीवाल अब तक बड़े कंफर्टेबल थे कि बीजेपी उनका क्या ही कुछ बिगाड़ लेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो धमाकेदार एंट्री की है, उसने अरविंद केजरीवाल को भी तनाव दे दिया होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली चुनाव में उतरते ही बता दिया कि वही बीजेपी का चेहरा है, उनकी गारंटी ही बीजेपी का एजेंडा है, उनके मुद्दों पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली चुनाव का जो नैरेटिव सेट किया है, अब यहां से दिल्ली चुनाव का असली गदर शुरू होगा। इसमें अरविंद केजरीवाल के लिए अचानक से बड़ा चैलेंज आ गया है, क्योंकि अब तक तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में अपनी पिच पर खेल रहे थे। अब पीएम मोदी दिल्ली चुनाव को अपनी पिच पर ले आए। इससे दिल्ली के चुनाव में नई जान आ गई। पहले एक बार देखिए कि आज कैसे पीएम मोदी की एंट्री ने दिल्ली के सियासी लड़ाई में एक तरीके से आग लगा दी। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। वैसे तो बीजेपी दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा में कुछ नहीं कर पाई। केजरीवाल का कोई तोड़ बीजेपी पिछले 2 चुनाव से निकाल नहीं पाई है, और केजरीवाल बम्पर तरीके से दिल्ली जीतते रहे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 महीने में 2 ऐसे मुश्किल चुनाव जीते हैं, जिनके बारे में तो यह कहा जा रहा था कि यह चुनाव जीतना मोदी के लिए बेहद मुश्किल है। अरे भाई, हरियाणा में यही कहा गया, महाराष्ट्र में भी यही कहा गया, लेकिन दोनों ही जगहों पर नरेंद्र मोदी ने बाजी पलट दी थी। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के जोश से भरी नरेंद्र मोदी की टीम दिल्ली में उतर चुकी है। तो केजरीवाल के लिए टेंशन बढ़ गई होगी। भले ही केजरीवाल ने अपना होमवर्क बड़े अच्छे से कर लिया है और वो दिल्ली की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एंट्री की है, वो दिल्ली के चुनाव को कांटे की टक्कर वाला भी बना सकता है। क्योंकि आप देखिए कि पीएम मोदी ने आज दिल्ली को कई बड़ी सौगातें दी हैं। गरीबों को पक्का घर दिया, दिल्ली को नया बिजनेस सेंटर दिया, नए कॉलेज कैंपस की नींव रखी, सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट्स दिए। अभी तक महिला सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने दिल्ली में सबको मकान देने का वादा करके दिल्ली के चुनाव को कांटे की टक्कर में बदल दिया। पहले आप दिल्ली में पीएम मोदी का आज का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो गरीबों को झुग्गी की जगह मकान देने के बाद उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, और फिर आपको बताऊंगा कि आज पीएम मोदी ने कैसे दिल्ली चुनाव की बिसात पर एक नई लकीर खींच दी। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर। हम आपकी बहुत आभारी हैं। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ जी। चलिए, मेरा घर तो नहीं है, आप लोगों को घर मिल गया। नहीं, हम आपका भी घर है, हम लोग आपका परिवार है। हाँ, ये बात सही है। 104। हाँ, आप बोले थे कि जहाँ ड्यूटी वही करता। आपने वो करके दिखाया, करके दिया ना। हाँ, आपके ऊंचा झंडा रहे, आप फिर जीत के। हाँ, हमारा झंडा तो ऊपर आप लोगों को रख रहा है।
सबके साथ है, बस आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। हाँ जी। अरे माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे होना चाहिए। इतने सालों से प्रभु श्री राम जी का इंतजार कर रहे थे, वैसे सर आपका इंतजार करते थे कि हम लोग इस बिल्डिंग में आ गए झुग्गी झोपड़ी से उठ के। अब इससे ज्यादा हम लोगों को क्या खुशी हो सकती है। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आपके हमारी इतनी नजदीक। औरों को विश्वास बनना चाहिए कि हम देश में हम सब मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर मन में ठान ली तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। देखिए इन दिनों कुछ लोगों को पहले लगता है ना कि भाई अब झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए क्या जिंदगी में करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा इन बच्चों को तो मालूम होगा खेलकूद में जो दुनिया में आजकल हमारे बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं ना, वैसे ही परिवारों से आए हैं सब, छोटे छोटे गरीब परिवारों से आए हैं। तुम नए मकान में क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे? तो पहले नहीं करते थे? नहीं सर जी, हम यहाँ पे आके और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए आप सबको बता देना कि मोदी जी आए थे, और मोदी जी की गारंटी है कि जिनका अभी बाकी है उनका भी बनेगा, क्योंकि हमने तय किया है कि देश में गरीब से गरीब को व्यक्ति को भी पक्की छत होनी चाहिए। आप सोचिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये लोग पीएम मोदी को भर भर कर दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी ने उन्हें झुग्गी से निकालकर पक्के घर में बसा दिया। पीएम मोदी का यह वीडियो कैसे दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, यह मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि आज पीएम मोदी ने दिल्ली को कौन कौन सी सौगातें दी हैं। दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्ती में रह रहे लोगों को पक्का मकान दे दिया। 1675 परिवारों को मकान की चाबियां सौंप दी। दिल्ली के नौरोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का यहां पर उद्घाटन उन्होंने किया। इसी बिजनेस परिसर में 20,000 लोग काम कर सकते हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स और ऑफिस का कॉम्प्लेक्स, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। दिल्ली में सीबीएसई के हाईटेक डिजिटल हेडक्वार्टर का भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया। 15 एकड़ में फैले दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए ईस्ट कैंपस का शिलान्यास किया। द्वारका में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पश्चिमी कैंपस का शिलान्यास उन्होंने किया। दिल्ली के नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की नींव रखी। यानी एक साथ एक दिन में पीएम मोदी ने दिल्ली के गरीब युवाओं, महिलाओं को साथ लिया, उनके लिए बड़ी सौगातें दे दी। पीएम मोदी ने आज दिल्ली को जो तोहफा दिया, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा गरीबों को मिले मकान की हो रही है। जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत पीएम मोदी ने गरीबों को 1675 फ्लैट्स की चाबियां दी। ये फ्लैट्स उन्हीं जगहों पर बने हैं जहां पहले झुग्गियां थी। खुद पीएम मोदी ने इन फ्लैट्स के भीतर जाकर एक एक चीज देखी, लाभार्थियों से बातचीत की। उसी दौरान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लैट्स में सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, नल में पानी है, बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, पार्किंग की सुविधा है। गरीबों को दिए गए इन पक्के मकानों को स्वाभिमान अपार्टमेंट्स का नाम दिया गया है। गरीबों को मिलने वाले ये फ्लैट्स कैसे हैं, इस पर दिल्ली के अशोक विहार से हमारे सहयोगी रविकांत की एक रिपोर्ट जरूर देखिए, और फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने गरीबों को मकान देकर कैसे केजरीवाल पर निशाना साध दिया। इस वक्त मैं स्वाभिमान अपार्टमेंट के अंदर हूं और 14वें फ्लोर पर हूं। ये सरस्वती अपार्टमेंट है और एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां से अगर आप नीचे देखते हैं तो ये जे क्लस्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो झुग्गियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये वही लोग हैं जिनको ये अपार्टमेंट मिला है। इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से थी। अब ये सारे के सारे जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो खाली होगा। उसके बाद डीडीए जो है कमर्शियल यूज के लिए जो भी उनको डीडीए की प्लानिंग होगी उस हिसाब से यहाँ पर काम होगा। तो आप तस्वीरें देखिए, हाई एंगल से, टॉप एंगल से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये जो झुग्गी है, क्लस्टर है, वो दिखाई देता था और इसी झुग्गी के सामने ये 16 मंजिला और 14 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई है। और प्रधानमंत्री ने जो लाभार्थी हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे, उनको जो फ्लैट्स मिले हैं उनकी चाबी भी हैंड ओवर कर दी है। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम है और ये किचन का एरिया भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। किचन होगा, यहाँ पे वाटर की फैसिलिटी है।
पानी आता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर आपका किचन है, ये ड्राइंग रूम का जो एरिया होता है, आप 2-3 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको मैं बेडरूम दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके का फुल फर्निश्ड है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, पंखा लगा हुआ है, लाइट है, और ये जो खिड़की है इसको आप वो ओपन करते हैं तो बाहर की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो ये बाहर का नज़ारा जो है वो आप देख सकते हैं। ये बालकनी भी दिखाते हैं, ये सारे डीडीए के ऑफिशियल्स हैं जिनके देख रेख में ये बनाई, ये बालकनी है। और उसके बाद और क्या इस रूम में फैसिलिटी है वो भी देखिए। यहाँ पर वॉश बेसिन है, आप देख सकते हैं, पानी पूरी तरीके से आ रहा है यहाँ पर, और ये वॉशरूम है इसके साथ ही। और यहाँ पर गीज़र भी लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर आप दिखाएंगे, कैमरामैन हमारे मोहन जी आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3-4 परिवार के जो सदस्य हैं वो आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। फुल्ली फर्निश्ड करके ये उन लोगों को दिया गया है जो सपने में ये सोचते थे कि कभी झुग्गी की जगह पे उनका मकान होगा या नहीं, लेकिन उन सारे सपनों को आज साकार करते हुए प्रधानमंत्री ने उन सभी लाभार्थियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। गरीबों को घर की चाबी देते वक्त पीएम मोदी ने शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते तो शीश महल अपने लिए बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए घर बनाए। जरा सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर क्या हमला बोला। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीश महल का मुद्दा उठाया तो उन्हें जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल भी मैदान में आ गए। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के शीश महल वाले हमले का जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल को एक बार सुनिए। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं। पीएम मोदी की गरीबों को घर देने वाली योजना ने ही दिल्ली के चुनाव में हलचल पैदा कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना को गेम चेंजर बता रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया जा रहा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी गरीबों को घर दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने जिन गरीबों को घर की चाबियां दी, उसमें महिला लाभार्थी भी शामिल थे। अब यह किस तरीके से गेम चेंजर हो सकता है, जरा वो देखिए। दिल्ली में करीब 61 लाख महिला वोटर्स हैं। पिछले चुनाव में 62.52% महिलाओं ने वोट किया था, और पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कुल 60% महिला वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 35% महिला वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल ये बात भी समझते हैं कि पीएम मोदी दिल्ली के चुनाव में जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसे तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के गरीबों को घर देने वाले वादे को लेकर हमला बोला। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है, इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। ये इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने बोला, 2020 में बोला उन्होंने। 2022 तक
दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी देके गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। अगर इन लोगों को वोट दे दिया 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक, ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। नरेंद्र मोदी के चुनाव में उतरने से दिल्ली में बीजेपी का एजेंडा भी सेट हो गया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाकर इस नैरेटिव को तोड़ा कि बीजेपी ने तो दिल्ली को कुछ दिया ही नहीं, और अरविंद केजरीवाल ने तो भर भर कर योजनाओं का ऐलान किया है। अब आप देखिए, दिल्ली में बुजुर्गों के इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना का ऐलान किया, तो आज पीएम मोदी ने बताया कि वो भी केंद्र में आयुष्मान योजना चला रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, और अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो वो आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने शिक्षा मॉडल के दम पर भी वोट मांग रहे हैं, तो आज पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस की नींव रखकर यह मैसेज दे दिया कि केंद्र सरकार भी दिल्ली में शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, तो इसके जवाब में आज पीएम मोदी ने बताया कि कैसे केंद्र सरकार भी लोगों के बिजली बिल जीरो कर रही है। पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा योजना का जिक्र किया और कहा कि इससे लोगों को मुफ्त बिजली भी मिल रही है और साथ ही साथ वो इससे कमाई भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं के जवाब में पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना का भी जिक्र किया। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक के जवाब में पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र का जिक्र किया, जहां सस्ते दाम पर दवाइयां मिलती हैं। यानी पीएम मोदी ने एक तरह से यह बता दिया कि उनकी केंद्र सरकार भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिससे देश भर में गरीबों को फायदा हो रहा है, और अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो दिल्ली वाले भी उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली की योजनाओं के अलावा आम आदमी पार्टी और बीजेपी में नारों की भी जंग चल रही है। रोज नए नए नारे लॉन्च हो रहे हैं। आज पीएम मोदी ने दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आपदा बता दिया। आम आदमी पार्टी का आप और उसमें दा, आपदा, और ये नारा दिया कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा और फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी के हमले का अरविंद केजरीवाल ने कैसे जवाब दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। दिल्ली में बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन पीएम मोदी चुनाव में माहौल सेट कर सकते हैं, जीत का बेस बना सकते हैं, पर चुनाव तो दिल्ली बीजेपी के नेताओं को ही लड़ना पड़ेगा। जनता के बीच उन्हें ही जाना होगा, और दिल्ली बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई देता जो केजरीवाल को टक्कर दे सके। यही केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। इसी बात को केजरीवाल बार बार कहते भी हैं। सुनिए।
आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में वीर सावरकर कॉलेज की भी नींव रखी। इसे लेकर विपक्ष खूब हल्ला हंगामा और विरोध कर रहा है। दिल्ली चुनाव में वीर सावरकर का मुद्दा उठने से चुनाव धीरे धीरे हिंदुत्व की पिच पर आएगा और जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम मोदी ने हिंदू वोटों को एकजुट किया था, वैसा ही दिल्ली के चुनाव में भी हो सकता है। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में जो कॉलेज बनने वाला है, उसी जगह से एक रिपोर्ट आपको बताता हूं। ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद आपको बताऊंगा कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है। वीर सावरकर कैंपस की, जिसकी पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको यहां पर मैं दिखाना चाहूंगी। ये आप जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये उस कैंपस की है जिसका नाम वीर सावरकर जी के नाम पर रखा गया है। जैसा कि आप इस पूरी बिल्डिंग को देख सकते हैं, इसकी खासियत आपको बताते चले कि लगभग 140 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ इसे बनाया जा रहा है, जिसका ये एक पोर्ट्रेयल आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। रोशनपुरा इलाके में इस पूरे कैंपस को बनाया जा रहा है, जो कि महज वेस्ट कैंपस से 5 मिनट की दूरी पर है। तो एक तरफ दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है और कांग्रेस कहीं किसी सीन में नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की एक भी सीट नहीं जीतने वाली कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के जुगाड़ में है। इसी लड़ाई में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ अपने बिग फेसेस को मैदान में उतार रही है। आज कांग्रेस ने ऐलान किया कि सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से कांग्रेस की अलका लांबा चुनाव लड़ेंगी। अलका लांबा कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अलका लांबा 3 चुनाव लड़ चुकी हैं। 2003 में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम मदन लाल खुराना से वो हारी थी। 2014 में अलका कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक सीट से जीती, लेकिन 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई। फिर 2020 में चांदनी चौक से कांग्रेस के टिकट पर लड़ी, जिसमें वो तीसरे नंबर पर आ गई। यानी अलका लांबा को जीत सिर्फ एक बार मिली है और वो भी तब जब वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी। और अब की बार वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव के मैदान में है, वो भी सीएम आतिशी के खिलाफ। नतीजा क्या रहेगा इसका सबको इंतजार है। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने तय किया था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में वॉक ओवर नहीं देना है और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नाम चुनावी मैदान में उतारने हैं। लेकिन खबर तो यह भी है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आम आदमी पार्टी के बड़े नामों के खिलाफ चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा। अलका लांबा के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी नहीं, वरना उनके नाम का ऐलान तो कांग्रेस की पहली लिस्ट में ही होने वाला था। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान के कहने पर अलका लांबा राजी हुई। गरीबों को मिलने वाली ये फ्लैट्स कैसे हैं, इस पर दिल्ली के अशोक विहार से हमारे सहयोगी रविकांत की एक रिपोर्ट जरूर देखिए और फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने गरीबों को मकान देकर कैसे केजरीवाल पर निशाना साध दिया। इस वक्त मैं स्वाभिमान अपार्टमेंट के अंदर हूं और 14वें फ्लोर पर हूं। ये सरस्वती अपार्टमेंट है और एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां से अगर आप नीचे देखते हैं तो ये जे क्लस्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो झुग्गियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये वही लोग हैं जिनको ये अपार्टमेंट मिला है।
इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से थी। अब ये सारे के सारे जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो खाली होगा। उसके बाद डीडीए जो है कमर्शियल यूज़ के लिए जो भी उनको डीडीए की प्लानिंग होगी उस हिसाब से यहाँ पर काम होगा। तो आप तस्वीरें देखिए, हाई एंगल से, टॉप एंगल से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये जो झुग्गी है, क्लस्टर है, वो दिखाई देता था और इसी झुग्गी के सामने ये 16 मंजिला और 14 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई है। और प्रधानमंत्री ने जो लाभार्थी हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे, उनको जो फ्लैट्स मिले हैं उनकी चाबी भी हैंड ओवर कर दी है। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम है और ये किचन का एरिया भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। किचन होगा, यहाँ पे वाटर की फैसिलिटी है, पानी आता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर आपका किचन है। ये ड्राइंग रूम का जो एरिया होता है, आप 2-3 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको मैं बेडरूम दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके का फुल फर्निश्ड है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, पंखा लगा हुआ है, लाइट है और ये जो खिड़की है इसको आप वो ओपन करते हैं तो बाहर की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो ये बाहर का नज़ारा जो है वो आप देख सकते हैं। ये बालकनी भी दिखाते हैं। ये सारे डीडीए के ऑफिशियल्स हैं जिनके देख रेख में ये बनाई ये बालकनी है। और उसके बाद और क्या इस रूम में फैसिलिटी है वो भी देखिए। यहाँ पर वॉश बेसिन है, आप देख सकते हैं, पानी पूरी तरीके से आ रहा है यहाँ पर। और ये वॉशरूम है इसके साथ ही, और यहाँ पर गीज़र भी लगा हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर आप दिखाएंगे, कैमरामैन हमारे मोहन जी आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3-4 परिवार के जो सदस्य हैं वो आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। फुल्ली फर्निश्ड करके ये उन लोगों को दिया गया है जो सपने में ये सोचते थे कि कभी झुग्गी की जगह पे उनका मकान होगा या नहीं, लेकिन उन सारे सपनों को आज साकार करते हुए प्रधानमंत्री ने उन सभी लाभार्थियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। सनातन के इस महापर्व में इस बार 50 करोड़ लोग पहुंचेंगे, इस बात का एंटिसिपेशन है, संभावना है। महाकुंभ को लेकर पूरी दुनिया से लोग पहुंचने वाले हैं। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हर दिन साधु संतों और अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पूरे प्रयागराज में गजब का उत्साह और सनातन का माहौल। इस समय वही तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबकी चिंताएं बढ़ाई। महाकुंभ को लेकर आई सीक्रेट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि आतंकियों की निगाह महाकुंभ पर है और वो कुंभ में आतंकी हमला कर सकते हैं। इस सीक्रेट रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महाकुंभ में हमला करने के लिए आतंकी साधुओं का वेश रख सकते हैं ताकि असली पहचान वो छिपा सकें। अब जांच एजेंसियों और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि साधुओं का रूप बनाकर घूमने वाले आतंकियों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि महाकुंभ में तो लाखों की संख्या में साधु संत पहुंच चुके हैं। हालांकि इनमें से बहुत से साधु किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, लेकिन हजारों साधु ऐसे भी हैं जो किसी अखाड़े या संस्था से जुड़े हुए नहीं। अब इतनी बड़ी भीड़ में से आतंकियों को खोजना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। आतंकी हमले को रोकने के लिए इस बार यूपी पुलिस ने इसीलिए ऐसा हथियार उतारा है जो आतंकियों को दूर से पहचान लेगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले महाकुंभ पर मंडराते एक नए संकट के बारे में बताता हूं। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट IB और LIU इन्होंने यूपी के होम डिपार्टमेंट को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी। इसमें बताया गया है कि कुछ आतंकी संगठनों ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 को टारगेट करने की साजिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी प्रॉक्सी नामों से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए आतंकियों ने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव भी कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ में ये आतंकी साधु, पुजारी या अघोरी तक का रूप बनाकर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा आतंकी गेरुआ वस्त्र धारण करके आ सकते हैं। महाकुंभ में आतंकियों को ढूंढने के लिए यूपी की पुलिस ने एक सीक्रेट पुलिस यूनिट बना ली। इस टीम में पुलिस के लोग भी साधुओं के ही भेष में महाकुंभ में तैनात किए जाएंगे। सीक्रेट यूनिट के लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, अखाड़े के पंडालों में और संगम तट पर तैनात रहेंगे। ये लोग मेला क्षेत्र में हर छोटी से छोटी गतिविधि पर निगाह रखेंगे।
इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए स्टेट होम डिपार्टमेंट ने अपने सभी विंग्स भी एक्टिव कर दिए हैं। यूपी पुलिस के अधिकारी दिल्ली में एनआईए, एटीएस, आईबी से कोऑर्डिनेट करके अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। महाकुंभ पर इस रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली से यूपी तक सभी सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हैं। इस अलर्ट के बाद मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों की जांच शुरू हो गई है। हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस की टीम लोगों से नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लेकर चेक कर रही है। मेले में आने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट्स भी चेक किए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों पर शक है उसकी डिटेल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से क्रॉस चेक कराई जा रही है, वेरीफाई कराई जा रही है। और इसके अलावा संदिग्ध गाड़ियों और लोगों की तस्वीरें खींचकर उनका मिलान पुलिस के पास मौजूद डेटाबेस के साथ किया जा रहा है, ताकि कुंभ में आने वाले किसी भी आतंकी को वक्त रहते रोका जा सके और ऐसी घटना पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। महाकुंभ में किसी भी आतंकी घटना को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरे तैयार किए, जिसमें लोगों की सुरक्षा के लिए हर लेवल पर मजबूत इंतजाम किए गए। इनमें एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्निक्स हैं। महाकुंभ में 7 लेयर प्रोटेक्शन के तहत सबसे पहले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपनी एडवांस टेक्निक से फेस सर्चिंग कर सकते हैं। इसके लिए मेला क्षेत्र में 2700 कैमरों के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, ताकि संदिग्ध लोगों की पहचान हो सके। मेला क्षेत्र में आतंकी या संदिग्ध लोगों को खोजने के लिए बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस एक टीम तैयार की गई। इस टीम के लोग अपने कंधों पर लगे कैमरों से रियल टाइम फुटेज कंट्रोल रूम तक भेजेंगे। महाकुंभ मेले के एंट्री से लेकर एग्जिट पॉइंट तक वेश बदलकर पुलिस के कमांडो निगरानी करेंगे। प्रयागराज शहर में प्रवेश के दौरान चेक पॉइंट्स पर लोगों की आईडी की जांच और फोटोज ली जा रही हैं, ताकि डेटा को सरकारी रिकॉर्ड से मैच किया जा सके। और इसके अलावा पूरे प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम से भी निगरानी की जाएगी। नदी के अंदर संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए वाटर ड्रोन भी तैनात किए गए। महाकुंभ में जल मार्ग से होने वाले हमले को रोकने के लिए 12 किलोमीटर के इलाके में रिवर ट्रैफिक सिस्टम भी बनाया गया है। इस रिवर ट्रैफिक सिस्टम के तहत ही करीब 4000 नावें चलाई जाएंगी। 50 स्नान घाटों पर यह जल पुलिस लगातार निगाह रखेगी। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारे रिपोर्टर प्रयागराज में मौजूद हैं। ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाल के दिनों में जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी की ओर से धमकी दी गई है और इसके साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों के स्लीपर सेल के एक्टिव होने की जो खबर आई है, उसके बाद से मेला क्षेत्र में अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। पूरे कुंभ क्षेत्र में 7 लेयर जो सिक्योरिटी है उसके अरेंजमेंट किए गए हैं। और आप देखिए कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस वक्त महाकुंभ की सड़कों पर उतरकर किस तरीके से जो सिक्योरिटी के पड़ताल है वो कर रही है। आप देखिए कि बम स्क्वाड के साथ साथ जो जनरल पुलिस है वो भी इस वक्त एक्टिव है, और जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनका खासतौर से पूरी तरीके से पड़ताल किया जा रहा है। एक ये जितने भी आप कर्मचारी इस वक्त देख रहे हैं कि अत्याधुनिक जो उपकरण है उससे लैस है और उसके जरिए पूरी तरीके से इनकी सिक्योरिटी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास से जो तमाम खबरें आई हैं, उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल अलर्ट हो चुकी हैं। और आप देखिए कि सीईओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो खुद इस वक्त जो सुरक्षा के जो जिम्मा है उसको उन्होंने उठा रखा है। न सिर्फ बीडीएस बल्कि जो डॉग स्क्वाड है उसकी भी टीम यहाँ पर पहुंची है। और देखिए कि ये डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। तो निश्चित तौर पे खतरा बड़ा है, लिहाजा चौकसी भी बड़ी की जा रही है। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर सीएम योगी किस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, इससे जुड़ा एक वीडियो आपको दिखाता हूं, ताकि महाकुंभ में आने वाले लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर कोई संदेह न रहे। महाकुंभ में पहली बार वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पानी के रास्ते किसी भी आतंकी घटना को रोका जा सके। ये वाटर ड्रोन पानी की गहराई में जाकर हर एक्टिविटी पर निगाह रख सकता है। इसके अंदर लगा कैमरा पानी के भीतर की रियल टाइम वीडियो पुलिस कंट्रोल रूम तक भेजेगा। अगर इस दौरान नदी के अंदर संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी तो योगी के कमांडो उन्हें ठिकाने लगा देंगे। महाकुंभ में आतंकियों की पहचान करने के लिए यूपी पुलिस ने इस बार अपना सबसे हाईटेक हथियार उतारा है।
महाकुंभ में इस बार सुरक्षा के लिए एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए यूपी पुलिस ने एआई टेक्निक से लैस डेटाबेस तैयार किया है। इसके लिए 2 लाख से ज्यादा अपराधियों और संदिग्ध लोगों और आतंकियों की तस्वीरें और उनकी जानकारी इकट्ठा की गई है। अपराधियों की फोटो और जानकारी को एआई सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है। यूपी पुलिस ने मेला क्षेत्र में एआई टेक्निक से लैस 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए, 2700 कैमरे। जैसे ही ये अपराधी या आतंकी इन कैमरों के सामने से गुजरेंगे, वैसे ही इनकी सारी जानकारी और रियल टाइम वीडियो कंट्रोल रूम में नजर आने लगेगा। और इसके अलावा ये एआई टेक्निक वाले सीसीटीवी कैमरे संदिग्ध गाड़ियों की भी पहचान फौरन कर सकते हैं। इन कैमरों की दूसरी खासियत यह भी है कि बहुत ज्यादा भीड़, कोहरे और धुआं फैलने जैसी स्थितियों में भी संदिग्ध की पहचान स्पष्ट रूप से करके वो अलर्ट भेज सकते हैं। कुंभ के इतिहास में पहली बार मेला क्षेत्र में साइबर थाना भी बनाया गया है। यूपी पुलिस ने इस बार कुंभ में फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की टीम हायर की है, जो आईआईटी कानपुर की टीम के साथ मिलकर साइबर पेट्रोलिंग की व्यवस्था देख रही है। इस टीम ने अभी तक 6000 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्च किए और इसके अलावा कई संदिग्ध को सर्विलांस और कॉल इंटरसेप्ट करके 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। यह टीम खास तौर पर कट्टरपंथी और आतंकी संगठनों के अलावा अपराधियों पर इंटरनेट की मदद से निगाह रख रही है। एक तरफ महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है, तो दूसरी तरफ लोगों की सुविधाओं को लेकर अलग अलग लेवल पर काम चल रहे हैं। इस बार प्रयागराज में आपको मरीन ड्राइव का आनंद मिलेगा। दरअसल प्रयागराज में इस बार यूपी सरकार ने मुंबई की मरीन ड्राइव की तरह 12 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनवाया है। इस रिवर फ्रंट के बाद महाकुंभ में 2 तरह के फायदे होंगे। पहला तो प्रयागराज से घाट पर जाने के लिए ट्रैफिक से मुक्ति मिल जाएगी और दूसरा महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पुलिस जल्द से जल्द नदी के रास्ते घाटों तक पहुंच सकती है। इस रिवर फ्रंट से पूरे प्रयागराज की तस्वीर बदल गई है। यहां आप देख रहे हैं